जय राम जी की फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने जाना था प्रायद्वीपीय पठार में कौन से खनिज पाया जाता है। तो लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज, ये सब सोना, ये सब खनिज पाया जाता है। भारत का रूर जर्मनी के रूर प्रदेश के समान है। छोटा नागपुर का पठार, फिर तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ एवं लेगून मिलते हैं। पठारीय भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ लेगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहों और पोताश्रय का निर्माण संभव हो पाता है। फिर हमने देखा था कि काली मिट्टी का निर्माण कपास की खेती के लिए आवश्यक होता है और सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होने के कारण लेटेराइट मिट्टी समतल भागों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में लेटेराइट मिट्टी में मसाला, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती किया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा था लाल मिट्टी में मोटे अनाज और चावल, तंबाकू, सब्जी की खेती होता है लाल मिट्टी में। फिर सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि पश्चिमी घाट में ही होता है और ये सदाहरित वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। और जब जहाँ पश्चिमी घाट के इस पठार के आंतरिक भाग में जहाँ कम वर्षा होता है तो उष्ण घास का भूमिया मिलता है, जिससे पशुपालन संभव हो पाता है पश्चिमी घाटों में। फिर हमने देखा था पिछले क्लास में प्रायद्वीपीय पठार का ये सब महत्व में आ जाता है सारा। जलप्रपात मिलता है दक्कन का पठार में लंबवत संचालन के उदाहरण रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार का जलप्रपात मिलता है। जल विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है जलप्रपात के होने से। गड्ढों के मिलने के कारण यहाँ तालाब, दक्कन का पठार में तालाबों का निर्माण अधिक हुआ, जिनसे सिंचाई संभव हो पाता है। फिर दक्कन के लावा पठार से अपक्षय और अपरदन से ही बना था हमारा काली मिट्टी। फिर हमने देखा था दक्कन ट्रैप। इसके बाद दक्कन ट्रैप, राजमहल ट्रैप, दक्कन ट्रैप जो है दक्कन यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाया। कौन सा? बेसाल्टिक लावा का जमा होने से दक्कन ट्रैप कहलाया। और दक्कन ट्रैप यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे पहले हुआ था जुरैसिक कल्प में। ये सब हमने देख लिया। जुरैसिक कल्प यानी कि मेसोजोइक कल्प के बाद हुआ था। जुरैसिक कल्प के बाद मेसोजोइक कल्प आया। और दक्कन ट्रैप का जो हुआ निर्माण, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ बेसाल्टिक लावा के जमा से। दक्कन ट्रैप मेसोजोइक कल्प में ही हो गया था। मेसोजोइक कल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन से हुआ था। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर एवं कहीं 3000 मीटर का मोटाई रखता है। ये मेसोजोइक कल्प में हुआ था। मेसोजोइक कल्प का क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। विदर्भ क्षेत्र जो है ज्वालामुखी का उद्भेदन से हुआ था।
फिर इसका उद्गार जो हुआ लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। फिर 600 से लेके 1500 मीटर तक मोटाई और कहीं कहीं 3000 भी मीटर मोटाई मिलता है। इसी को दक्कन ट्रैप में ही बेसाल्टिक लवा का जमाव से इसका निर्माण हुआ। फिर आगे हमने पढ़ा था कि 5वां नंबर गोंडवाना क्रम का चट्टान। गोंडवाना क्रम का चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ। ये चट्टान कोयले के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें कोयला 98% पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। और गोंडवाना क्रम की चट्टान में सबसे पहला गोंडवाना क्रम की चट्टान है जिसमें कि रहने वाले जीवों के अवशेष मिले और मछलियों का अवशेष। ये दामोदर नदी में, महानदी में और गोदावरी नदी में या इसके सहायक नदी में इस चट्टानों का रूप पाया जाता है। फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टान, बिंद क्रम की चट्टानों के का ही बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद आया बिंद क्रम की चट्टान। बिंद क्रम की चट्टान से का निर्माण हुआ। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से हुआ। फिर उसके बाद देखें कि बिंद क्रम की चट्टान राजस्थान का चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक है। ये बलुआ पत्थर इसमें मिलता है बिंद क्रम की चट्टानों में। फिर हमने देखा कुड़प्पा क्रम की चट्टान, तीसरा नंबर, छठा, पाँचवा, चौथा, फिर तीसरा, ये सब हमने पढ़ा। कुड़प्पा क्रम की चट्टान ये हो गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन अपक्षय से। ये सब अभी यहाँ से जो देखें हम सब, ये सब में जीवाश्म का अभाव था, इसमें भी जीवाश्म का अभाव था। और कुड़प्पा क्रम का चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन अपक्षय और निक्षेपण से निर्माण हुआ। और ये कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पपाघानी, चेरियार घाटी के चट्टानों में मिलता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसके पहले फिर हमने पढ़ा था ये धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टान का अपरदन अपक्षय से बना धारवाड़ क्रम की चट्टान अधिक रूपांतरित होते होते इसमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के मेन ये है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला अरावली श्रेणियाँ, धारवाड़ है कर्नाटक का, धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला। और फिर उसके बाद राजस्थान का अरावली श्रेणियाँ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्र में ये चट्टानें मिलती है। ये सब हमने देखा। और इस सब चट्टान में, धारवाड़ क्रम की चट्टान में लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण, लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण आदि खनिज महत्वपूर्ण है। इसमें इसके लिए इस क्रम की चट्टान में पाया जाता है लोहा और तांबा और स्वर्ण। फिर आर्कियन क्रम की चट्टानों में ये सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान। तो इसका रूपांतरित होते हुए बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस, बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, बंगाल नीस सबसे प्राचीन है। नीलगिरी भी इन्हीं चट्टानों का उदाहरण है, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता है। फिर हमने देखा था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार प्रीकम्बियन काल के बाद ही यह भाग कभी कभी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। हमने ये सब देखा। फिर आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से निर्मित हुआ। ये आग्नेय चट्टान से हुआ। आर्कियन युग का ये चट्टान जो था, इसी आर्कियन युग का एक था आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान से ही निर्मित हुआ आर्कियन काल गोंडवाना लैंड, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।
अब हम जानेंगे दूसरा नंबर टॉपिक उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में। तो चलते हैं। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, यह है उत्तर की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसंस्कृति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन एवं मॉर्गन और आइजैक। तो भूसंस्कृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोबर ने दिया, ये महत्वपूर्ण होता है। फिर भूसंस्कृति यानी जियोसिंक्लाइन सिद्धांत, मॉर्गन आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। मॉर्गन और आइजैक ने दिया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे अधिक मान्य है मॉर्गन और आइजैक का। फिर कोबर ने भूसंस्कृति सिद्धांत को पर्वतों का पालना, क्रैडल ऑफ माउंटेन कहा। पर्वतों का पालना कोबर किसने कहा? क्रैडल ऑफ माउंटेन, तो कोबर ने कहा। ये भूसंततियाँ लंबे संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। तो छिछले भाग है भूसंततियाँ। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 सागर था। तो अब हिमालय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हिमालय का स्थान पे 7 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था? 33 सागर था हिमालय के स्थान पर। तो भूसंतति थी 33 भूसंतति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड और दक्षिण के गोंडवाना लैंड। तो दक्षिण का पठार में देखें हमने गोंडवाना लैंड, जो कि आग्नेय चट्टान का ही भाग था, प्रीकैम्बियन काल का गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड दक्षिण में अंगारा लैंड उत्तर में यूरेशिया में था। दोनों लैंड तो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड को पृथक करता है भूसंतति 33 भूसंतति। तो 33 भूसंतति ये दोनों को अलग करता है। ये दोनों के मध्य में 33 भूसंतति था। और इन दोनों भूमि के अवसाद 33 भूसंतति में क्रमिक रूप में जमा होते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का अवसाद 33 भूसंतति में जमा होने लगा धीरे धीरे। उसके बाद दोनों तरफ से अवसाद अपर्दन होने लगा, अपतर्दन और निक्षेपण। तो इसी से जमा होते होते इन अवसादों का क्रम अधिक अवतलन यानी कि इसका क्रम जो है भार बढ़ने लगा। भार बढ़ने के बाद क्या हुआ कि इसके दोनों संलग्न अग्रभूमियाँ में दबाव होने लगा। दबाव होने के बाद भूसंचालन उत्पन्न हुआ। दबाव जनित भूसंचालन उत्पन्न हुआ जिसे क्यूनलून, तो क्यूनलून और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ कि उत्तर का अंगारा लैंड, दक्षिण का गोंडवाना लैंड और बीच में 33 भूसंतति में क्या हुआ कि अपर्दन अवसाद उसमें गिरते गिरते क्रमिक रूप से जमा होते होते उसमें अवतलन हुआ। अवतलन के परिणाम स्वरूप दोनों भूमियों के अग्र भूमियों में दबाव हुआ। दबाव होने के बाद भूसंचालन उत्पन्न हुआ जिससे कि क्यूनलून, और जो कि काराकोरम के ऊपर में है, भारत का भाग नहीं है क्यूनलून, तो क्यूनलून और हिमालय काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। वलन से अप्रभावित या
अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाने लगा। तो तिब्बत का पठार जो कैसे बना, तो बलन या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार हुआ। फिर वर्तमान में मॉर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट, और अभी जो है वर्तमान में मॉर्गन और आइजैक का जो है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, इसी का दिया हुआ है मॉर्गन और आइजैक का। इसके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट, उत्तर भारतीय प्लेट 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट यानी अंगारा लैंड की ओर गति हुई। भारतीय प्लेट भारत का जो प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट उत्तर पूर्वी प्लेट हो गया दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुआ, यानी कि उत्तर की दिशा में गतिशील हुआ, उत्तर पूर्व दिशा में भारतीय प्लेट। और 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गया। तो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्व की दिशा में गतिशील हुआ, यूरेशियन प्लेट की ओर जाने लगा। उसके बाद 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व, पहले 7 करोड़ वर्ष पूर्व गति होना शुरू हुआ, और 2-3 करोड़ वर्ष लग गया इसको, और 4 करोड़ लगभग 3-4 करोड़ वर्ष लग गया उसको गति होते होते जाने में। तो 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गया, जिनसे 33 के अवसादों में वलन पड़ने लगा। दोनों चट्टान जब आपस में मिलने लगे, चट्टान मिलने के बाद क्या हुआ, दोनों का अवसाद 33 में वलन पड़ने में 33 भूसंतति में अवसाद और निक्षेपण होते होते क्या हुआ कि वलन पड़ते पड़ते हिमालय का उत्थान प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया। अपर्दान अवसाद से जो है हिमालय का निर्माण स्टार्ट होने लगा। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जैसे अभी आइजैक और मॉर्गन के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अवसाद अपर्दान और बलन होने लगा। दोनों जब आपस में टकराया तो सेनोजोइक महाकल्प के इओसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहत हिमालय का निर्माण हुआ। तो 33 अवसाद में बलन पड़ने लगा, हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों में के वलन से लघु हिमालय बना। तो मायोसीन कल्प के पोटवार क्षेत्र का अवसाद में वलन होने से क्या हुआ, लघु हिमालय का निर्माण हुआ। फिर शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसाद। तो एक बृहद हिमालय था, ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय का निर्माण हुआ, या मध्य हिमालय, लघु हिमालय एक ही को बोलते हैं। फिर शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय जो है इसका निर्माण हुआ बृहद हिमालय और लघु हिमालय के अपर्दन अवसादों के वलन से मायोसीन कल्प में हो गया शिवालिक हिमालय का निर्माण, ओलिगोसीन कल्प में हुआ बृहद हिमालय का निर्माण, और मायोसीन कल्प में हुआ लघु हिमालय का निर्माण। तो इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। प्लायोसीन कल्प में हो गया शिवालिक का निर्माण। फिर क्वार्टरी क्षेत्र नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता है। तो उसके बाद भी क्वार्टरी और नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन और होलोसीन, क्वार्टरी, नियोजोइक
अर्थात नियोजोइक कल्प में प्लीस्टोसिन और होलोसिन उसी का भाग है, इसी का निर्माण होता है। हिमालय एक युवा पर्वत है, इसका उत्थान अभी भी जारी है। युवा पर्वत अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय है युवा पर्वत। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय क्षेत्र में जो भी भूकंप आता है, भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के ऊपरी उत्थान अभी भी जारी है रहने की ओर संकेत करते हैं। क्या है इसमें कि हिमालय एक युवा पर्वत है और इसका उत्थान जो है अभी भी है, हो रहा है, अभी भी जारी है। हिमालय का क्षेत्र में आने वाला जो भूकंप है, हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग में परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने का संकेत है। निक्षेप करेवा जो है हिमालय का उत्थान का संकेत है, तो ये याद रखना है। हिमालय का करेवा जो है, हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, इसका संकेत दे रहा है कौन? करेवा। अब हिमालय का महत्व जानेंगे, हिमालय के महत्व के बारे में किस लिए हिमालय का महत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आगे जानते हैं हिमालय के महत्व के बारे में। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है, तो प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा बनाता है हिमालय, इसके लिए महत्वपूर्ण है हिमालय हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग होता है और भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि जाड़ों में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। ध्रुवीय जाड़े के दिन में जब ध्रुव के तरफ से ठंडी हवा आता है तो हिमालय रोकता है, जिससे कि हमारा भारत में ठंडी के दिन में अधिक ठंडा नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। और इसी प्रकार वर्षा काल में मानसूनी ऋतु में क्या होता है कि हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा करता है। जो समुद्र से होने वाली वर्षा है, तो आने वाली समुद्र से मानसूनी वर्षा को क्या करता है कि हिमालय रोककर हमारे उत्तर के भारत का मैदान में और पूरे भारत में वर्षा कराने में अहम भूमिका निभाता है हिमालय, जिससे कि हमारे पूरे देश की कृषि निर्भर करता है। हिमालय नदियों को सतत वाहिनी भी बनाए रखने में मदद रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होते रहती है। पूरे वर्ष हिम के पिघलने से पूरे वर्ष नदियों में जल प्रभावित होती है। वर्ष भर होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार का सिंचाई परियोजना भी संभव हो पाया है। पूरे वर्ष अगर नदियों में पानी रहेंगे तो इससे क्या होता है, सिंचाई संभव हो पाता है। इसी प्रकार सतलुज गंगा यमुना आदि नदियों से निकलने वाली नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। सतलुज और गंगा यमुना से जो बनाया है नहर सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उदाहरण है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, तो हिमालय की नदियाँ जितना हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं तो अपने मात्रा में क्या होता है कि अवसाद भी लाती है, जिनसे उत्तर भारत का मैदान क्या होता है, उपजाऊ होता है और भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये एग्जाम में एकदम आता है
जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय से आने वाली नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती है। अवसाद लाने के क्रम में ही उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मिट्टी के रूप में निर्मित होता है। तो उत्तर भारत का मैदान किस मिट्टी से बना है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। और जलोढ़ मिट्टी कैसे बना? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती, इसी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे प्रथम स्थान रखता है। सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। विविध प्रकार के संसाधन का विकास प्रदेश है हिमालय। इसमें कौन कौन से संसाधन है? कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी और बिस्मिथ धात्विक खनिज संसाधन है। और हिमालय की जटिल भूगर्भिक संरचना, हिमालय कैसी संरचना है? भूगर्भिक संरचना, जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण क्या होता है? धात्विक खनिज यहाँ खनन नहीं किया जाता है, तो संभव नहीं हो पाता है। कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध है। यहाँ कोयला भी है, पेट्रोलियम है। और कोयला पेट्रोलियम कैसी धातु है? संसाधन है, अधात्विक संसाधन है कोयला पेट्रोलियम। फिर है वन संसाधनों के अंतर्गत, वन में सागवान, शीशम, ओक, लॉरेंस, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि वन आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी है। आर्थिक दृष्टि से क्या है? अधिक उपयोगी है। और हिमालय के वन संसाधन में कौन कौन से वन पाया जाता है? सागवान, शीशम, ओक, लॉरेन, देवदार और मैग्नोलिया, बांस। तो ये सब याद रखना है। फिर इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटी भी पाया जाता है। तो हिमालय में किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये तो दुर्लभ जड़ी बूटी है, जिससे कि आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है दुर्लभ जड़ी बूटियों पर ही। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास का भूमिया पाया जाता है, जिससे कि वहाँ के पशु भेड़ और बकरी। तो हिमालय क्षेत्र में अधिक कौन से पशु पाया जाता है? तो भेड़ और बकरी, जिस पे चराया जाता है और उसी पे निर्भर है भेड़ बकरियों का जीवन शीतोष्ण घास भूमि पे। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल है। तो विभिन्न प्रकार का जीव जंतुओं का भी आश्रय स्थल है। अगर कहें वास्तव में कि हिमालय क्षेत्र कौन सा है, तो जैव विविधता का विशाल भंडार भी है हिमालय। ठीक है, अब उत्तर भारत का विशाल मैदान भाग के बारे में जानेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान भाग। तो उत्तर भारत का मैदान कैसा है? विशाल भी है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो क्वार्टरनरी या नियोजोइक, क्वार्टरनरी या एक सबसे लास्ट वाला जो था नवीनतम महाकल्प, क्वार्टरनरी नियोजोइक कल्प में हुआ, यानी सबसे बाद में उत्तर भारत का निर्माण हुआ। क्वार्टरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ। नियोजोइक महाकल्प का ही भाग है प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प, इसी में हुआ। क्वार्टरनरी या नियोजोइक महाकल्प में होलोसीन कल्प, प्लीस्टोसीन कल्प में हुआ उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना, यानी कि सबसे बाद का संरचना उत्तर भारत का मैदान है। हुआ 33 भूसंस्कृति के निरंतर संकरा होने के बाद, छिछला होने के बाद क्या हुआ? हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा, तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार वाली नदियाँ और हिमालय की नदियाँ दोनों मिल के अवसाद लाया। अवसाद का जमाव से क्या हुआ? मैदानी भाग का निर्माण हुआ।
तो मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ यानी कि दक्षिण भारतीय नदियाँ और हिमालय से निकलने वाली नदियों का अवसादों का जमाव से हुआ हमारा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण। और उत्तर भारत का मैदान में सबसे पुराने मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को बंगर भूमि क्षेत्र कहा गया और नए जलोढ़ भूमियों को खादर कहा गया। नए को खादर कहलाए। इसी मैदान का भाग प्राचीन वन प्रदेश के दब जाने से, तो प्राचीन काल में क्या हुआ था? वन प्रदेश दब गया था, जंगल भाग दब जाने से क्या हुआ था? पेट्रोलियम और कोयला का क्षेत्र मिलते हैं। उत्तरी मैदान के भाग में पेट्रोलियम कोयला, तो आप जान गए पेट्रोलियम और कोयला किस प्रकार बनता था और यह बनता है। तो भूमि प्राचीन काल में क्या हुआ? वन प्रदेश को जब दब जाने से, पेड़ पौधों जंगली भूमियों को दब जाने से, जंगल को दबने के बाद क्या हुआ कि पेट्रोलियम और कोयला का क्षेत्र निर्मित हुआ। तो इस प्रकार पेट्रोलियम और कोयला का निर्माण हजारों करोड़ों वर्ष होने के बाद ये सब का निर्माण होता है। अब मैदानी भागों का निर्माण, मैदानी भागों का महत्व ये है, कि मैदानी भागों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, तो ये मैदानी भागों का महत्व इसलिए है कि यहाँ का मिट्टी उपजाऊ है और पूरे उत्तर भारत का मैदान में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे हमारी जनसंख्या और पशु का आहार निर्भर करता है। इसी पे कृषि उद्योग का कच्चा माल प्राप्त किए जा सकते हैं। और नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई और नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। और क्या है उत्तर भारत का मैदान का महत्व? भूमिगत जल, उत्तर भारत का मैदान में भूमिगत जल जो है का विशाल भंडार है, जिससे लोगों की सिंचाई और पेयजल, इसके लिए महत्वपूर्ण है, सिंचाई और पेयजल संबंधित आवश्यकताओं का पूर्ति की जाती है। और मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। और अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण, तो कैसा संरचना है उत्तर भारत का मैदान? तो अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार है। तो पेट्रोलियम पदार्थ भी यहाँ मिल सकते हैं। भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क एवं रेल परिवहन संभव हो पाया है। तो ये हुआ उत्तर भारत का मैदान का महत्व। किसके लिए महत्व हुआ? तो यहाँ भूमिगत जल, नदियाँ और अधिक उपजाऊ भूमियाँ बना। उत्तर भारत का मैदान अवसादों से, दक्षिणी भारत के नदियाँ और उत्तरी हिमालय की नदियों के अवसादों से और निक्षेपण से क्या हुआ? अवसाद लाए गए, अवसाद के द्वारा उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। और इसी उत्तर भारत का मैदान में पेयजल है, अधिक विशाल भंडार है। पेयजल हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन का भी, तालाब में हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। और जलोढ़ मृदा में बहुत प्रकार के फसल का उत्पादन किए जा सकते हैं। तो इसके लिए उत्तर भारत का मैदान हमारे लिए अहम भूमिका रखते हैं, महत्वपूर्ण है। अब अध्याय 3
अध्याय 3 में क्या है? भारत के भू आकृति विभाग। भारत का भू आकृति विभाग क्या है? भू आकृति विभाग में अब जानते हैं भू आकृति, भारत के भू आकृति विभाग के बारे में। तो भारत विभिन्न भू आकृति वाला एक विशाल देश है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार का भू आकृति पाया जाता है भारत में। तो यहाँ अनेक प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे पर्वत है, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप समूह। तो 5 भागों में बटा हुआ है। पर्वत है देश के लगभग 10.7% क्षेत्र में है पर्वत, 18.6% क्षेत्र में है पहाड़ी, और उसके बाद है 27.7% क्षेत्र में है पठार, तथा 43.0% क्षेत्र में है मैदानी भाग, और बाकी बात जितना बचता है तो द्वीप समूह है। तो भारत का इस प्रकार उच्चावच एवं संरचना के आधार पर भारत को 5 भू आकृतिक विभागों में बांटा गया है। तो कितने भू आकृतिक विभाग है भारत को बांटा गया है? तो 5 भू आकृतिक विभाग में बांटा गया है। क्या है? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वत जाना, फिर उसके बाद पठार आएगा, फिर मैदान आएगा, मैदान के बाद द्वीप समूह, पर्वत, पहाड़ी, पहाड़ी के बाद पठार, फिर मैदान, फिर द्वीप समूह। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भारत की उत्तर सीमा पर पूर्व में पर्वत के बारे में जानेंगे। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत विशाल सबसे ऊंची एवं सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय है। क्या है? तो हिमालय है, सबसे विशाल और ऊंची है पर्वत श्रेणी। फैला हुआ है विश्व की नवीनतम और मोड़दार वलित पर्वत श्रेणी। इसी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में विश्व का सबसे विशाल और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है, और हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। और हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिम भाग में नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ियाँ या नामचा बरवा के निकट 2 तीव्र अक्षांशीय मोड़ या सेंटेक्सियल बेंड, अक्षांशीय मोड़ या सेंटेक्सियल बेंड हेयर पिन की तरह जो है मिलते हैं। हेयर पिन की तरह तीव्र मोड़ लेते हैं। अक्षांशीय मोड़ इसको कहेंगे, तीव्र मोड़ को सेंटेक्सियल बेंड भी कहेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुआ है। हिमालय का जो निर्माण हुआ तो पठारी भाग और उत्तर पूर्वी दबाव के कारण हुआ। आपने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व की ओर खिसकते चला जा रहा था। तो और पठारी भाग उत्तर पूर्व की ओर खिसकते गया, और उसी से हिमालय पर्वत श्रेणी पठारी भाग की ओर है। क्या है? उत्तल, एवं तिब्बत की ओर अवतल है। तो पठारी भाग की ओर में उत्तल है कॉन्वेक्स, और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ इस प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल आकृति में बन गया है। पश्चिम से पूरब की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती है। पश्चिम में अधिक चौड़ा है यानी कि, और पूरब में कम है, और ऊंचाई बढ़ती है। तो पश्चिम में कम ऊंचा पर्वत श्रेणी है और पूरब में अधिक ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जिसके फलस्वरूप ढाल भी तीव्र होती जाती है। उत्तर की क्या है?
की तीव्र भी ढाल होती जाती है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर का पर्वत श्रेणी 4 प्रमुख क्षेत्र में बांटा है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं अब जानेंगे। उत्तर का पर्वत श्रेणी, पर्वत को अब कितने भागों में बांटा गया है, 4 पर्वत श्रेणी में। और ये 4 पर्वत श्रेणियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में बीपीएससी तैयारी पॉइंट 3, 4 या 1 हो 2 हो, इसमें भर के क्वेश्चन आएगा और आया है। 1, 2 में भर के क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद भी कीजिएगा। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र यह महान हिमालय का उत्तरी भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय का उत्तरी भाग है, यानी कि हिमाद्री जो है, महान हिमालय जो जिसे बृहद हिमालय कहेंगे, उससे और उत्तर दिशा में है हमारा ट्रांस हिमालय, जो कि कुनलुन हुआ था। कुनलुन भारत के बाहर ऊपर में जो है कुनलुन, उत्तर पश्चिम में कुनलुन पर्वत श्रेणी, उसी के बाद ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तो उत्तरी भाग, इसके अंतर्गत काराकोरम, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसका ट्रिक है काजल से याद रखेंगे। ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग जो है काजल, काराकोरम, लो से लद्दाख और जो से जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। तो हिमालय से पहले हो चुका है ट्रांस हिमालय का निर्माण। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। उत्तर भारत का जो है पश्चिमी क्षेत्र, उसमें मिलता है। हिमालय का क्षेत्र पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। और K2 जो पाकिस्तान अधिकृत भारत में है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी है। तो काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का प्रथम श्रेणी है, पहला श्रेणी, फिर दूसरा लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया। उसके बाद जो है K2 जो है, ये पहला ट्रांस हिमालय का पहला भाग जो है काराकोरम, उसी का भाग है K2 गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर ऊंचा है और काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन से है, तो गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो काराकोरम को क्या कहा जाता है, श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को, ना कि गॉडविन ऑस्टिन को। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में है। जाने अभी भारतीय भूभाग पाक अधिकृत कश्मीर में है स्थित। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से, यानी ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय यानी महान हिमालय कहें इसको, या बृहद हिमालय कहें, या सबसे ग्रेट हिमालय कहें, बड़ा हिमालय। ट्रांस हिमालय से महान हिमालय जो है इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। इंडो सांगपो सचर जोन से अलग कौन कौन होता है, तो ये दोनों को अलग, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो अलग करता है इंडो सांगपो सचर जोन। कौन करता है, इंडो सांगपो सचर जोन अलग करता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को। अब आगे ये है भारत का मैप। ये पहला स्थान है, या इधर चौड़ा अधिक होगा और इधर सांकरा होगा। पूर्वी हिमालय में सांकरा है और सांकरा हो गया, इधर ऊंचाई अधिक है। यहाँ है हमारा पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंची। और ये हिमालय विश्व का सबसे बड़ा विशाल पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी। तो
ये एक नंबर में आ गया पश्चिमी हिमालय, दूसरा नंबर में आ गया पूर्वी हिमालय, तीसरा नंबर में हो गया उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणी, फिर चौथा नंबर में उत्तर भारत का मैदान हो गया, फिर पाँचवा नंबर में पूर्वी भारत का मैदान हो गया, फिर छठा नंबर में असम का मैदान हो गया ये असम का मैदान, फिर सातवां नंबर में हो गया थार मरुस्थल, आठवां में हो गया उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तर मध्यवर्ती भारत की उच्च भूमि हो गया आठवां नंबर। नौवां नंबर में हो गया दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि भारत की। फिर 10वां नंबर में हो गया दक्कन का पठार, जो है 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन का पठार। 10वां में उत्तरी दक्कन और 11वां नंबर में दक्षिणी पठार हो गया दक्कन का पठार। फिर 12 नंबर में आ गया पूर्वी पठार ये हो गया पूर्वी पठार, जिसमें छोटा नागपुर का पठार भी आ जाएगा। और 12 के बाद हो गया ये पश्चिमी घाट, यहाँ से यहाँ तक है। 13 नंबर का हो गया पश्चिमी घाट, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का हो गया पश्चिमी पहाड़ियाँ 13 नंबर में। फिर 14 नंबर में आ जाएगा पूर्वी पहाड़ियाँ, 13-14 में पश्चिमी पहाड़ियाँ पूर्वी पहाड़ियाँ। फिर 15 में आ जाएगा, 15 नंबर में ये करके बांटा गया है, जो कि हम सबको याद करने में सुविधा होगी। 15 नंबर में हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, तट से लगा हुआ जितने मैदान है ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान 15 नंबर। फिर 16 नंबर यहाँ से लेके ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। फिर 17 नंबर में लक्षद्वीप ले लिया है। फिर 18 में अंडमान निकोबार। अब ये 18 जो या विभाग का है या जो भी इसे पार्ट में बांट दिया है, जो कि हमको ये सब याद करने में आसानी होगा। तो अब ये है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या महान हिमालय का है या बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी, हिमालय श्रेणी है। तो सर्वोच्च हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है महान हिमालय या हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय। तो सबसे ऊंचा जो है इसी को सर्वोच्च हिमालय का महान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और जबकि चौड़ाई जो है किलोमीटर में होगा। ऊंचाई हमेशा जो है मीटर में मापा जाता है और चौड़ाई किलोमीटर या लंबाई भी किलोमीटर में मापा जाता है। तो चौड़ाई 120 से लेके 190 किलोमीटर तक है सर्वोच्च हिमालय का। ऊंचाई है 6000 मीटर और चौड़ाई है 120 से लेके 190 किलोमीटर तक। अब विश्व की प्रायः सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। तो सबसे ऊंचा या महत्वपूर्ण शिखर जो श्रेणी जो है इसी हिमाद्री का है या सर्वोच्च हिमालय श्रेणी में स्थित है। इसमें माउंट एवरेस्ट जो है 8848 या इसे 8849 पॉइंट कुछ है, तो इसको 8850 मीटर भी कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई है अभी, और ये बढ़ रही है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। फिर कंचनजंगा दूसरे स्थान पे आ जाता है। भारत का मुख्य भूमि का जो भारत का है सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। और अभी देखें माउंट केटू जो है काराकोरम का जो भाग था, और ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। भारत का सबसे ऊंची चोटी भी कहा जा सकता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है। और ये भारत का सबसे ऊंची चोटी मुख्य भूमि का जो है कंचनजंगा है, 85-98 मीटर है। और नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो नामचा बरवा, नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, ये सब हो गया महान हिमालय का महत्वपूर्ण शिखर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। पर्वत श्रेणी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में या हिमाद्री पर्वत श्रेणी में। बार बार हम ये नाम आपको इसलिए दोहरा रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हिमाद्री कहे या महान पर्वत श्रेणी या महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय। तो
तो इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। तो हिमाद्री हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। और ये नाम में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। आप पढ़े रहेंगे महान हिमालय, तो ये कन्फ्यूजन होता है कि महान हिमालय को ही बृहद हिमालय कहा जाता है कि ग्रेट हिमालय कहा जाता है। और उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है, महान हिमालय और ग्रेट हिमालय तो हिंदी इंग्लिश में आप समझ जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होता है हिमाद्री कहेगा फिर बृहद हिमालय कहेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये नाम मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब अगला चैप्टर में आपको मैप पे दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ कौन से श्रेणी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूरी तरह से मैप कवर करूँगी, जो कि अगला महत्वपूर्ण क्लास होगा हमारा। और इसको देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इससे बहुत ही ज़्यादा भर के क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, जिसका भूगोल स्पेशल है, या 1 से 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 स्पेशल। और इसमें सब्जेक्ट 1 से 5 में है सामान्य विज्ञान, जो है सामान्य क्वेश्चन पेपर, उसमें जो है आएगा ज्योग्राफी से क्वेश्चन। और 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 जिसका स्पेशल ज्योग्राफी है उसको एकदम बहुत ही अच्छा से और बार बार रिवाइज करना होगा इस क्लास को, तो आपका कन्फ्यूजन एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जो कि परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगी। ठीक है हमारा, और अगले क्लास में देखेंगे अब मध्य हिमालय के बारे में या लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।